बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं और ढेरों दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए और दिन का बिलखसूस आगाज़ करते हुए ख़वातीन और हज़रात। और आपको मालूम है कि बिलखसूस जब हमारी प्रोग्रामिंग होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि अवेयरनेस के हवाले से जितनी भी नॉलेज हम समेट सकते हैं हम समेट लें, और जितने भी सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है वो बड़े बामानी अंदाज से किया जाता है कि कुछ ना कुछ हम घर बैठे और यहाँ पे स्टूडियोज़ पे प्रोग्राम करते हुए कुछ सीख सके। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और हर साल इसकी एक थीम होती है और इसको आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इससे बचाव क्या मुमकिन है कि नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी न किसी हेपेटाइटिस में कोई शख्स मुब्तला हो जाए तो किस तरीके से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है या जान बचाई जा सकती है। तमाम बातें और सवालात जो हमारे मौज़िज़ मेहमान हैं हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मेरे जो पहले मौज़िज़ मेहमान हैं मैं तारुफ़ कराते हुए डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं इन गुलाब देवी हॉस्पिटल एंड एवर केयर हॉस्पिटल, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सामने मौजूद है द एवर गॉर्जियस, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह, लुकिंग फ्रेश एज एवर। थैंक यू सो मच, फॉलोइंग योर टिप्स। आपकी टिप्स का जीता जागता I'm flattered. थैंक यू सो मच। और किचन सेगमेंट में भी मैं ज़रूर तारुफ करवाते हुए शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, इनको भी खुशामदीद हम ज़रूर कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? ठीक हैं आप? खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने शेयर किया। यू आर मोर देन वेलकम। आप कमेंट्स करना चाहें, सवालात करना चाहें, हम शामिल ज़रूर प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। नाउ डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और किसी भी दिन को मनाने का कुछ मकासद होते हैं। आज के दिन को मनाने का जो मकसद है उसको बयान करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पीटीवी का और आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये दिन चूज़ किया और इस दिन को मनाने का फ़ैसला किया। 28 जुलाई जो है हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये 28 जुलाई को ही क्यों रखा गया है। एक अमेरिकन फिजिशियन थे डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग, ठीक, उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। उस फिजिशियन की, उस साइंटिस्ट की जो बर्थडे है वो 28 जुलाई है। ओके, सो दैट्स द रीज़न इस दिन को मनाया जाता है 28 जुलाई को उसकी याद में, ठीक, उसकी बर्थडे थी और इसी डे को रखा गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वो डेडिकेट कर दिया उन और उसी शख्स ने, उसी फिजिशियन ने 2 साल के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी इजाद कर दी थी। अच्छा, ओके ओके। डॉक्टर साहब, हर साल कोई ना कोई थीम ज़रूर होती है, इस साल की थीम को बताते हुए प्लीज़। 2024 की जो थीम रखी गई है कि इट्स अ टाइम टू एक्ट नाउ, कि वर्ल्ड में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के अंबार लगे हुए हैं। मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और सी के साथ हैं। सो थीम ये है कि इट्स द टाइम टू एक्ट नाउ, कि द मैसेज इससे मिलता है हमें कि हमें वी नीड टू डू समथिंग के वर्ल्ड को हेपेटाइटिस फ्री बनाएं। बिल्कुल सही। तो ये हमारा आज का मैसेज भी है और थीम ये है कि इट्स अ टाइम टू एक्ट नाउ। बहुत हो गई। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आई टोटली अग्री। और अगर अंग्रेजी में कहें और उसको उर्दू में तर्जुमा करते हुए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करेक्ट। एहतियाती तदाबीर जिंदगी में अगर हम शामिल कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना के और बाकी चीज़ों को भी, तो मेरे ख्याल में हम तो इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। थोड़ा से सवाले से बात करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम जो मशवरे देते हैं, टिप्स देते हैं, टोटके बताते हैं, ठीक है, आप उनको अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, मगर उनको रेगुलर लेवल पे रखें। बात है परसिस्टेंस की। वेट लूज सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखना इज़ द नेम ऑफ द गेम। इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम आते हैं लिवर के ऊपर, तो लिवर, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि जैसे कार हो तो उसका कार्बोरेटर होता है, लिवर इज़ लाइक दैट, कि आपने जो कुछ खाया है, जो कुछ आपके खून में गया है, वो खून जब लिवर से होके गुजरता है तो लिवर वहाँ पे बैठ के
अच्छी चीज़ें साइड पे, बुरी चीज़ें साइड पे करके उनको डायरेक्ट कर देता है कि ये निकल जाएं और अच्छी वाली जाके इंसान को लग जाएं। सही। लेकिन जब लिवर बीमार हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे फैटी लिवर हो, या लिवर को कहीं पे भी कोई स्ट्रेस मिल जाए, तो वो अपना ये काम सही तरीके से नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके प्लस पॉइंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, वो भी नहीं होते। सही। और दूसरी तरफ टॉक्सिन भी इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो यानी आप ये देखें कि कितना अहम किरदार है जिगर का, अगर बात बिल्कुल करें बिल्कुल। इसीलिए जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे टाइम टू एक्ट नाउ, हमारा जो हम ये सेगमेंट कर रहे हैं ये एक तो वर्ल्ड वाइड मनाया ही जा रहा है, लेकिन हमारा मकसद भी यही है कि अपने लिवर को, अगर फैटी लिवर भी है तो प्लीज ये ना समझे कि ओहो हो हमें तो कुछ नहीं हो सकता। योर लिवर इज गेटिंग सिक, ट्रू, सो इट इज टाइम टू एक्ट नाउ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस भी हैं। सादा सा सवाल एज अ लेमैन पूछते हुए, बचाव भी तो मुमकिन है ना, हम इस मुब्तला ही ना हो बीमारी के अंदर, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? एब्सोल्युटली। हेपेटाइटिस के डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस पे अटैक कर सकते हैं। उन हेपेटाइटिस के डिफरेंट नाम हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जो डिस्कवर्ड हैं अभी तक। इसमें जो हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं विच वी कैन प्रिवेंट, ये इनका रूट ऑफ एंट्री है बॉडी में ओरल फीकल है। सही। हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर की जाए, फूड आपकी अच्छी हाइजीनिक फूड इस्तेमाल की जाए, और इससे पॉसिबल है कि आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। वाटर सैनिटेशन है, उसका प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए तो आप ए और ई से तो बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बात रही बी और सी की, विच आर डेंजरस। ए और ई डेंजरस नहीं है, रिकवर्ड हो जाते हैं, लेस देन 1% में क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं। बाकी मोर देन 99% वो रिकवर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन बी और सी ऐसे वायरसेस हैं विच कैन लीड टू द क्रॉनिक डिजीज। वो फिर लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन और लिवर, हत्ता के लिवर कैंसर भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। हाँ, बिल्कुल बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आज ये सोचने का मकाम ये है कि क्या हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा ली हुई है? सही। क्या हमें अपनी हेपेटाइटिस बी का स्टेटस मालूम है? क्या हम हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हत्ता कि मेडिकल प्रोफेशनल में ऐसे लोग हैं जिनको अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन का स्टेटस नहीं पता और जो कि करवाई है कि नहीं करवाई। ये फिक्रिया अलमिया है कि आप देखें आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, नाउ हम डाइट के हवाले से बात करते हुए, जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं, तो हर हेपेटाइटिस के लिए फिर डाइट भी डिफरेंट होगी। अल्लाह ना करे कोई शख्स अगर इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर डाइट इंटेक। ओके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है, लेकिन मोर और लेस द सेम थिंग अप्लाइज टू देम। एक तो पहली चीज़ ये है कि हाइड्रेशन अपनी बड़ी अच्छी रखें, यानी कि पानी पीते रहे। उसमें ये एक रूल होता है कि 1 ounce ऑफ वाटर या लिक्विड होता है फॉर ईच 2 pounds ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। यानी कि अगर आप 180 पाउंड के हैं तो आपने 11 ग्लास पीने हैं पानी के। ठीक है। ऐसे लोगों को कुछ चीज़ें बंद करनी होती हैं जिनको हेपेटाइटिस हो जाए। उसमें 3 F's हैं। 3 F's हैं फास्ट फूड जो है, इसके अलावा फ्लूइड, जो फास्ट फूड के अलावा जो फूड बहुत ज़्यादा रिच हो इन ट्रांस फैट्स, ठीक है, इन लॉट्स ऑफ जिसमें हो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, और 3 एसिड्स हैं जिसमें सॉल्टी फूड्स हैं, सैचुरेटेड फूड्स हैं और शुगरी फूड्स हैं। ठीक है। आप जितना मीठा पिएंगे, जितना कोला ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहल इज़ वन ऑफ द नो-नोस। ठीक है। ऑल्सो सिगरेट स्मोकिंग, ऑल्सो शीशा स्मोकिंग, ऑल्सो पैसिव स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो ना सिर्फ प्रिवेंशन में आती हैं बल्कि ऑल्सो हम लोग डॉक्टर्स तो अपना इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप डाइट को सही करते हैं तो वो और बेहतर हो जाती है। चूंकि हमारे पास टाइम कम है, आई वुड लाइक टू शेयर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, प्लीज बताइए। एक तो एग्स का इस्तेमाल करें अगर जब हो, इसके अलावा कैरेट्स का इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, इसके बाद लेमन जूस, ग्रीन टी, हल्दी का इस्तेमाल। एक चीज़ है, हम उसको बोलते हैं ऊंट कटार। वो अक्सर हर्बलिस्ट देते हैं। ये दवाई जो है, दवाई नहीं है, बेसिकली जड़ी बूटी, एग्जैक्टली। तो ये भी देते हैं, मिल्क थिसल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लें। आपने ज्यादा फैट्स नहीं लेनी, आपने ज्यादा शुगर नहीं लेनी, आपने ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना। और एक आपको मजे की बात बताऊं,
आपने आयरन नहीं ज़्यादा लेना। अच्छा, जो लोग आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं लिवर डिजीज के साथ, उनका आयरन ओवरलोड हो जाता है क्योंकि उनका आयरन सही तरीके से पच नहीं रहा होता लिवर को। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ख्याल के साथ और मुआलिज के मशवरे के साथ लेनी है। बिल्कुल। और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक आ जाएगा, साग मौसम के हिसाब से, सलाद के पत्ते, धनिया वगैरह, धनिया भी आई एम श्योर बिल्कुल इस्तेमाल थोड़ा बहुत उसी में ही आता है, कर सकते हैं आप इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, बिफोर वी वाइंड अप, एक दो सवालात आपसे ज़रूर। ओबेसिटी और हेपेटाइटिस में क्या आपस में को रिलेशन है और क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करता हूँ और आपका सवाल उसी में जवाब है। आजकल बेसिकली वर्ल्ड में फैटी लिवर डिजीज़ इज़ बिकमिंग एपिडेमिक, सही, बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। जब फैटी लिवर डिजीज़ होती है ना, उससे नेक्स्ट स्टेज आती है नैश, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ठीक है, उसमें लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो हेपेटाइटिस है। अगर उसका प्रॉपर इलाज क्या है, इलाज इधर पड़ा है, डाइट और वेट रिडक्शन में। सही, ठीक है, वो इस मौके पे कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सके तो अगली स्टेज है फाइब्रोसिस और सिरोसिस। एंड रिजल्ट उसको हेपेटाइटिस बी या सी हो, या उसको फैटी लिवर डिजीज, नैश हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया, एंड रिजल्ट सेम है। और नाउ द हेपाटोमा, जिसे लिवर कैंसर कहते हैं, सही, वो भी ओबेसिटी से, नैश से, फाइब्रोसिस से, उससे भी उतनी इंसिडेंस है जितनी के हेपेटाइटिस बी और सी से है। बिल्कुल ठीक। तो एंड रिजल्ट दोनों का सेम है। तो ये एक ओबेसिटी से रिलेशन है कि ओबेसिटी रिलेटेड विद द लिवर डिजीज, वी नीड टू डिक्रीज द बर्डन ऑन द बॉडी। बिल्कुल, वेट रिडक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पेशेंट को बहुत ज़रूरी एक बात कहता हूँ कि यार बहुत कुछ नहीं कर सकते हो तो रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना खाना बंद कर दो। बस वही बात जो हम डॉक्टर हमेशा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लीज ऐसा ही है कि सोने से जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है उससे 4 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। बस ये कर ले तो क्या बात, आप सिक होना बंद हो जाएंगे, आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा। लिवर भी, आपकी नींद पूरी होगी सही तरीके से, आपकी बाकी बॉडी में आपकी स्किन ग्लो करना, सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। डॉक्टर साहब, ये वही बात आ गई जो हम हर सेगमेंट में बिल्कुल मैं यही बात पे हंस रही थी। बट बिफोर वी वाइंड अप, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि इस मैसेज को इग्नोर ना करें। द थीम के एक्ट टुडे, अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो अभी से इसका इलाज शुरू कर दें। अक्सर लोग बड़ा एकदम से बेहोश होने वाले हो जाते हैं, वही अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर लेकर आया। हाँ। तो कोई बात नहीं, ग्रेड 1 है, 2 दिन घर में ठीक हो जाते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं जी, क्योंकि साइलेंटली हो रहा होता है। यहीं से पकड़े, निप द इविल इन द बड, ताकि आपका लिवर कमजोर ना हो। खुदारा ये समझ लें कि ये आपकी बॉडी का कार्बोरेटर है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। बिल्कुल, किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाती है, लिवर भी अब होता है, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात, बड़ी मुश्किल। लेकिन इस स्टेज तक जिंदगी के मरहले में आए ही ना कि आपको यहाँ पे फैसला करना पड़े, मुश्किल तरीन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फरजीन, थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें। ख़वातीन नौज़ाद, जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत मेरी ज़ाती तौर पे मैं ये समझती हूँ, ये सेहत है अच्छी, जान है तो जहाँ है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी में तमाम आसाइशों को आप नहायत उम्दगी के साथ अपनों के साथ गुजार सकेंगे। तो इस ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए, अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे कुछ और मौजूद मेहमान आपके साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, ख़वातीन नौज़ाद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में। और आज अभी मैं ब्रेक में तमाम मौजूद मेहमानों को कह रही थी कि आज मेरा दिल कर रहा है, मौसम आज सुबह तो अच्छा था जब हम निकले थे ऑफिस के लिए, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि धूप निकल गई है। तो कुछ नहीं होता, यही तो कुदरत का करिश्मा है कि कभी बारिश है, कभी धूप है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी हो तो हर तरह के मौसम को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मेरा मूड ये है कि मेरी ग्रीन टी होगी और हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू होगी। मेरी जो पहली मौजूद मेहमान है, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। और हम जब बात करते हैं पन्ना जी की, तो ज़री पन्ना जी को ये एजाज़ हासिल है ख़वातीन नौज़ाद कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटीज़। वो हमारा स्टार, वो असासा, वो इंस्टीट्यूट कि जो 1957 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। और ये वो वक्त है कि जब अभी
पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वजूद में नहीं आया था, तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री एक वाहिद ज़रिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट करते थे। और जिस तरीके से आप स्क्रीन आउट होके ऑडिशंस के थ्रू आके बड़े स्क्रीन की जीनत बन के अपना आप मनवाना और फिर एक स्टार की हैसियत रखना, और फिर जब ज़रीन पन्ना साहिबा की हम बात करते हैं, ना सिर्फ फिल्मों के लिए उम्दगी के साथ इनकी परफॉर्मेंसेस कि हम ऐसे मद्दाह हैं कि आज भी वो जब हम इनको देखते हैं तो हम इनको देखना चाहते हैं, इनकी गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं। इनकी गुफ्तगू में वो हुनर और सलीका मौजूद है कि जो आपको इनकी तरफ माइल करता है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रीन पन्ना आपा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। आपने तो इतना बड़ा मेरा तारीफ का पलंदा पूरा किताब खोल दी है, शुक्रिया आपका। नहीं। और आप सब लोगों के प्रोग्राम्स का भी शुक्रिया। मगर बड़े अरसे बाद आपकी मुलाकात हो रही है। बहुत अरसे बाद। मैं तो वजन मेरा थोड़ा बढ़ गया, आप नहीं बढ़ा नहीं, ठीक है आप ठीक पक्का है? चलेंगे। वजन की मशीन गलत होगी, सेल वीक हो गए होंगे उसके। नहीं आप भी ठीक है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। अल्लाह बड़ा अच्छा लगा मोहसिन जाफर के इस प्रोग्राम के लिए, और आपने इतनी तारीफ इस काबिल मैं तो नहीं बिल्कुल नहीं। हम आपसे बल्कि 57 से ऑनवर्ड्स पे वो जो आपका सफ़र है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरे सामने जो मौजूद हैं, बबू राना को अल्लाह ताला ने एक ऐसे हुनर से नवाजा है कि कॉमेडी इस उम्दगी के साथ करते हुए कि अगले शख्स की दिल आज़ारी ना हो और अपना आप आज के दौर में मनवाना। आज के दौर से मुराद ये कि ये वो दौर कि जब इतने चैनल्स हो, सोशल मीडिया भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है मौके तो ज़्यादा होते हैं लेकिन अपना एक मकाम बनाना ज़्यादा मुश्किल अब काम है। लेकिन बबू राना को अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत से नवाजा कि आपके दिलों में राज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बबू राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने बुलाया मोहसिन जाफर साहब, स्पेशल थैंक यू उनका। और काफी अरसे बाद मैं पीटीवी आज मेरा चक्कर लगा है ना जी। ऐसे ही हमारे शो में तो मेरा नहीं ख्याल बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। 3-4 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत के बारे में बात करते हुए एक ब्रेक इन्होंने ले लिया। फारिया वसीम की बात करते हैं तो इनकी जो पर्सनैलिटी और बिलखसूस इनकी आंखें बोलती हैं। और मैंने हमेशा फारिया के जब जो काम भी देखा है, हर कैरेक्टर को नहायत जिम्मेदारी के साथ और इनफरादियत हर किरदार में डालते हुए उस किरदार को जिंदा करने का हुनर इनको आता है। और एक ब्रेक ले ली थी, वो क्यों ब्रेक ली मीडिया से वो भी हम जानेंगे। अगर ये बताना चाहें, हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अब दोबारा आ गई हैं। वी आर सो ग्लैड दैट शी इज बैक। वी हैव विद अस फारिया वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतनी तारीफों के लिए, एंड इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन पीटीवी अगेन। थैंक यू सो मच। वैसे तो आपका आगाज सही मानों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ था। हाँ, और वो भी पीटीवी से हुआ था। वो सफर हम जानेंगे। आप हमारी लिए अभी भी बच्ची हैं, बेस्ट बात ये है। मुझे तो लगता है 25 साल बाद भी बब्बू भाई से मिलेंगे तो इसने ऐसे ही होना है। वैसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट कोई देता नहीं कि आप बच्ची हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, तारीफें कर दी हैं तो थैंक यू। अच्छा, इसका मतलब होता है बदले में भी तारीफ करनी है। नहीं, आप तो अब निकल गया भाई, अब मौका निकल गया। आप भी आगे से बोलो ना, आप भी छोटे से बेबी लग रहे हैं। मैं अब थोड़ी देर बाद कहूंगी ना। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। मेरे सामने मौजूद है, ये हमारे अपने हैं, उस्ताद हामिद अली साहब की परछाई हैं। रागा बॉयज़ की बात करें तो वली को मैंने हमेशा ये बात, मैंने ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी या कहीं किसी गैदरिंग में भी हम बात करें तो वली हामिद अली जो है ना, अपनी मिसाल आप है। इनका मुकाबला किसी के साथ नहीं, इनकी एनर्जी का मुकाबला नहीं। एक्टिंग की बात करें और नए दौर में फ्यूजन करना, क्लासिकल, फोक, पॉप मौसीकी का हुनर इनको आता है, एंड सोशलाइज करने का हुनर भी इनको आता है। और वो आज ही इनके सारी इनकी तरबियत जो पटियाला घराने का नाम लेकर आगे बढ़े वो नजर आती है। तो आपके अपने वली हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर साहब कैसी हैं? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? वली कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह करके आए हैं, वो हम जानेंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी ज़बानी। बिल्कुल। अच्छा जी, और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर है। आप सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। आपा पन्ना जी, जी म्यूजिक बंद कीजिएगा जरा। मैडम, अब उस दौर में आपने काम का आगाज किया कि तब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वजूद में नहीं था। पाकिस्तान टेलीविजन तो बहुत सालों बाद आया। हाँ, मेरा ख्याल है 60 के करीब जी, 60s में, 60 के अंदर 1964 में आया। हाँ। मैडम, आपने लेकिन काम का आगाज 1955-56 से कर दिया था। देखिए, मैंने बहुत ही छोटी उम्र में काम शुरू किया। ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये माशाल्लाह बच्चे बैठे हुए हैं, ये तीसरी नस्ल को मैं देख रही हूँ। इनके दादा माशाल्लाह, उनको मैं अदब से
जो थे उस्ताद अख्तर अली खान, हाँ जी। वो जनाब उनकी शेरवानी और उनके माशाल्लाह छड़ी वो मुझे भूलती नहीं है। और वो ख़ास तौर पे मेरे यहाँ मेरे घर पे कराची पे मेरा इनसे था। सही। और उसके अलावा ये कि फिर जो मैंने घराना कथक का सीखा वो उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले, ओके, पटियाला घराना। फिर उसके बाद शादो बहराज दिल्ली घराना, ठीक, बिरजू महाराज घराना। और उसके बाद जो मैंने सीखा उस्ताद रफ़ी अनवर। बिल्कुल सही। तो सब लोगों ने मुझे बड़ी मेहरबानी है खुदा की कि बहुत काम किया। सही। और बहुत जल्दी किया और बहुत जल्दी सीखा। लेकिन आपका फिल्म्स की तरफ रुझान कैसे हुआ? फिल्म का तो मुझे समझ ही नहीं आई है कि मैं आई हूँ तो उन्होंने पहले मुझे सबसे पहले जो एक तिब्बत का कोई था, क्रीम का एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं लक्स का हो गया, फिर हो गया। उसके बाद फिल्म में मुझे अचानक ही कहा, ये रफ़ीक चमन साहब थे, डायरेक्टर थे, ठीक है, जिन्होंने हज्जी अकबर बनाई थी। ओके। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मुझे यही पता नहीं था कि कैमरा किधर है, मैं कहाँ हूँ। अजीब व गरीब कुछ सिचुएशन थी, मगर शुक्र अल्लाह का कि जो लोग थे मेरे रहनुमा जो थे, सही, और उन लोगों की दुआओं से बड़ा अच्छा गुजर गया वक्त। लेकिन आप पहली बार जब फिल्म की शूट पे आप सेट, कुछ याद है आपको वो वक्त? बस ऐसा वैसा वक्त मैं कहती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे साथ वहाँ उस जमाने के जो लोग थे, ठीक है, वो कोई आकिल खान वगैरह थे और काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है, मगर मुझे कतई नहीं पता था कि कथक ही मैंने करना था, ठीक, और मैंने किधर जाना है, क्या करना है। मगर ये है कि मुझे गाइडलाइन भी और मुझे अच्छे लोग मिले, और मैंने कथक से ही शुरू किया, फिल्म में भी। सही। और उस ज़माने में कुछ पार्टीशन के बाद जो बेहतरीन जो उस्ताद थे, आधे पंजाब में और आधे कराची आ गए थे। ओके। मुझे ये मौका मिला कि बेहतरीन जो उस्ताद थे मेरे, उन लोगों ने मुझ पे बड़ी अल्लाह की बात करम नवाजी हुई, और मैंने काफ़ी मेहनत भी की और मुझे अच्छा काम मिला माशाल्लाह। और ख़वातीन हज़रात, ये सन 1956 के दौर की या 50s की दौर की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री, जितने लोगों को मालूम होगा, आप अग्री मेरे साथ करेंगे, क्रिएटिव काम होता था, और ऐसा काम होता था, ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म्स बना करती थी कि आज भी आप देखें तो हैरान हो जाएं, दंग रह जाएं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आया और फिर पीटीवी के प्लेस, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे फनकार। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी हम एस सुलेमान साहब, आपके हस्बैंड के बारे में भी जरूर, उनकी मैडम बड़ी कंट्रीब्यूशन, खानदान ही बहुत आला और बहुत पढ़े लिखा और बहुत बड़े आर्टिस्ट। जी, हाँ, संतोष कुमार साहब की बात करें, दर्पण साहब की बात करें, सबिया खानम आपा की बात करें, ये तो फिर एक ऐसी 4 भाई और ये 4 भावजें सारी फिल्म से आ गई थी। हाँ। और पता नहीं मैं कैसे आ गई थी, तो नैयर भाभी मुझे ले आई थी। नहीं, आपका, और मैंने शादी कर ली, बस अल्लाह खैर सल्ला, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है। लेकिन बबू, आपने भी अपना आप मनवाया, ये जो सफ़र है ये कितना आसान, कितना मुश्किल रहा। बल्कि उससे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि जितने कॉमेडियंस हैं, बिलखसूस फैसलाबाद की जो ज़मीन है ना, मुझे लगता है उसकी मिट्टी में कोई ख़ास कुछ ऐसे कशिश भी है, कोई टैलेंट है कि फैसलाबाद के जो आम लोग भी है, जो मीडिया से नहीं भी वाबस्ता, वो भी उनका जो मज़ाक है और जुगते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर। बात ये है कि वहाँ का ना एक्सेंट ऐसा है, जलंधर नकोदर, ये सारा जो वहाँ से लोग उठ के आए ना, वो इदा की करदा तू की हुंदा तेनू, वो एक झोल है उनके एक्सेंट में, स्विंग है, तो स्विंग है, ठीक है। तो वो हर बात ऐसे लगता है जैसे वो जुगत कर रहे हैं, हालांकि वो आम सी बात कर रहे होते। ठीक है। दूसरी बात जो आपने की कि टैलेंट फैसलाबाद में, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि है, ये नहीं कि नहीं है। लाहौर में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन वहाँ का एक अलहदा है टैलेंट। जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गाने में बहुत बड़ा नाम हुआ, और अगर कॉमेडियंस की बात की जाए फैसलाबाद के बड़े बड़े अच्छे नाम, तारक जवेद साहब। सही। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है या कहाँ से है? मेरा फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वैगन बाहर खड़ी है। ये है जरखेज फूल और जरखेज मिट्टी। बिल्कुल, आप मल्टी टैलेंटेड है। आप लोग लेके आते हैं, और वो भी बड़ी माशाल्लाह, नजर न लगा इस बच्चे को। मेरा दिल खुश हुआ है आज देख के, कैसी कि बात आप है? लोगों ने बड़ी सिलेक्शन और बड़ी अच्छे लोगों को, 3rd जनरेशन पटियाला घराने की आपके सामने मौजूद है बबू। लेकिन आपने, मैं अगर गलत नहीं हूँ, आपने तो आगाज कवाली से किया, एज अ कवाल? नहीं, एज अ कवाल नहीं, मेरा एज एन सिंगर ही था। ठीक है। रेडियो पे, रेडियो फैसलाबाद से। तो फिर मैं थिएटर में आ गया। ठीक है। फिर टीवी में, और मैंने दोबारा अपना कवाली बैंड स्टार्ट किया है, कोई 4-5 साल हो गए। तो ये जर्नी है सारी। वैसे मैं एज सिंगर ही आया था। एज सिंगर आए थे। अच्छा, ये भी हम देखते हैं वली के जो जितने कॉमेडियंस हैं, 99% वो सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं। मोस्टली सुंदर ये होता है कि कुछ एक्टर्स इंडस्ट्री में आते हैं एक्टिंग करने के लिए, वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं। इसी तरह
जो कॉमेडियन हैं वो सिंगिंग पहले करते हैं और वो सिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा ही है। और वो स्टेज पे वो किसी भी कैरेक्टर्स में होते हैं, वो सिंगिंग करते हैं तो पता चल रहा होता है ये प्रॉपर सिंगर है, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा तो वो ही नजर आ रहा होता है कि इसमें सिंगिंग का इंटरेस्ट था। हर फन मौल है वली। लेकिन हम देखते हैं आपको, फिर मैं फारिया की तरफ भी आऊंगी। पटियाला घराना और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ बड़ी एक ताल्लुक गहरा और एक बड़ी कंट्रीब्यूशन आपके घराने की, जी बिल्कुल, क्लासिकल मौसीकी के हवाले से। तो फिर आपके लिए ये स्टूडियोज तो और रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज तो कोई पराये तो नहीं, अपने ही सुंदर में हम लोग पटियाला घराने की 9th जनरेशन है, तीनों भाई 9वीं नस्ल, और हम लोगों ने बचपन से ताया के साथ उस्ताद अमानत अली खान, फतेह अली खान सबको देखते आए हैं। फिर मेरे बाबा उस्ताद हामिद अली खान, असद भाई, सबको जब हम ये यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए आते थे पीटीवी में, रेडियो पाकिस्तान में, हम छोटे छोटे उनके साथ आते थे और तब से ही शौक होता था एक दिन आएगा कि हम लोग भी किसी शो में जाएंगे और लोग हम लोगों को बुलवाएंगे, तो एक इंटरेस्ट पैदा होता था। और बाबा हम लोगों को जब भी छुट्टी होती थी तो हम लोग साल लेके जाते थे ताकि दिखाने के लिए कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीवी हमारी म्यूजिक ट्रेनिंग, हमारे जितनी भी ट्रेनिंग बाबा ने की है उसका ये पार्ट है, पीटीवी एंड रेडियो पाकिस्तान। ट्रू, आई एग्री। तो आपको पहला वक्त याद है जब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में? जी बिल्कुल याद है मुझे। कितने साल के थे? मुझे याद है कि मैं एक शो में आई वाज इन 5th क्लास। ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम पीटीवी आया था, फर्स्ट टाइम, और 5th क्लास में था और बाबा परफॉर्म कर रहे थे और इसी स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, पूरे लोग यहाँ पे मौजूद थे और बाबा परफॉर्म कर रहे थे। मैं फ्रंट रूम में बैठ के सबको बोल रहा था कि मेरे वाले साहब। बस ये तो एक ऑनर की बात है। सबसे ज्यादा शरारती बच्चा ये सबसे शरारती है, मंजिला है ना। हाँ, तो इसलिए खानदान को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ऐसा ही है। फारिया, आपने भी तो आगाज किया एज अ चाइल्ड स्टार और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ, बाकी सफर आप बताएंगे। 5 साल की एज में स्टार्ट किया था, पीटीवी से स्टार्ट किया था। पीटीवी तो मेरा होम है क्योंकि अम्मी मेरी टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो उनके साथ आया करती थी, उनके स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ा करती थी, तो शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था। और वो आई थिंक वो फिर कैच किया किसी एक डायरेक्टर ने, उन्होंने मुझे कास्ट किया। उस टाइम चाइल्ड एक्टर्स होते नहीं थे, तो आई थिंक मैं शायद पहली ही होंगी जो चाइल्ड स्टार रिकग्नाइज हुई थी। और 100 एपिसोड्स मैंने किए थे सिटकॉम के पीटीवी से। 100 एपिसोड्स, माशाल्लाह। एंड उससे बहुत रिकग्निशन मिली। एंड देन आई आल्सो रिमेंबर आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर पीटीवी नेशनल अवार्ड्स। 100 एपिसोड खत्म हुए, आप तो 26 साल की होगी। वो उम्र कैलकुलेट ऐसा ही है। नहीं, 26 से नीचे जाओ थोड़ा सा भी नीचे, 4-5 साल 22 कर ले। 22 पे कर ले, डन कर ले। अभी बताती हूँ ब्रेक पे। 16 से ऊपर नहीं जाती हैं। हाँ, ये बात, ये अभी मेरे केस में तो बहुत जुल्म होगा अगर मैं कहूँ 16 की। और सुंदर से एक और बात है जी, ये मेरी शागिर्द भी हुई। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने बड़ी कोशिश की थी, खूबसूरत बच्ची है ये, सुरताल समझ ले, ये हफ्ते के अंदर सुरताल समझते मुझे समझा गई। पारिया, ये क्या माजरा है, बताएं। एक्चुअली डांसिंग का ना बहुत शौक रहा है और मुझे था कि मुझे भरतनाट्यम और क्लासिकल सीखना है, बट उस साइड पे मेरी फैमिली से कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, तो मैंने ऐसे अपनी अम्मी से कहा कि मुझे बड़ा दिल करता है, तो उन्होंने ही बेसिकली मुझे बोला कि आप आर्ट काउंसिल जाएं, और पन्ना जी का उन्होंने मुझे बताया। So I went to her. अच्छा नाच, बहुत अच्छा अंक था डांस के हिसाब से। बिल्कुल सही। So I went to her back in 2017 में आई थिंक। और जब मैं गई तो मुझे याद है कि उस्ताद जी ने ऐसे मुझे दुपट्टा बांधा और उन्होंने कहा पहले तुम नाच के दिखाओ, मैं तुम्हारा अंग चेक करूंगी। और उस टाइम मैंने कोई भी रैंडम सॉन्ग पे थोड़ा डांस वगैरह करके दिखाया, तो उन्होंने मुझे फिर आके बोला कि देखो अंग है लेकिन लड़कियां भाग जाती हैं, तुमने भागना नहीं है। बहुत ट्रेनिंग चाहिए थी ख़वातीन। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बिलखसूस हम क्लासिकल डांस की बात करें तो ये एक आर्ट का ऐसा फॉर्म है, इजहार का एक ऐसा तरीका है कि इसका ढंग और सलीका आना चाहिए। और हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ एक दौर ऐसा था कि क्लासिकल डांस को समझा ही नहीं जाता था, तो उसके बारे में राय भी अपनी तरफ से बना दी जाती थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये शऊर बेदार हुआ है कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसको समझ के जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी मेहनत दरकार है। मैडम, नाउ आपके जो शौहर हैं सुलेमान साहब, उनसे मुलाकात पहली कहाँ हुई? ये कराची में, मैं बेसिकली तो मैं कराची की हूँ, ठीक है, और लखनऊ से ताल्लुक़ रहा असल में। तो ये फिल्म बना रहे थे कोई, तो लहरी लेके आ गए, ठीक है, कि ये सुलेमान है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, सुलेमान है, और ये ना, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी हूँ। बस उसके बाद मुझे दर्पण साहब ने, लाहौर में नहीं आई थी ना, मैं लाहौर का कोई था राब्ता,
तो सुंदस ये हुआ कि जिस वक्त उन्होंने एकदम कहा कि मेरी फिल्म गुलफाम बन रही है, ठीक है, और उस जमाने में कथक का कोई रिवाज नहीं था, क्योंकि लोहे के चने हैं ये, आप सुरों में चले जाएं, आप रिदम में चले जाएं, ये लोहे के चने हैं। ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने कहा, कहने लगे जी गुलफाम का कथक करना है। तो सिद्दीक सम्राट मेरे, मैं उनसे भी सीख चुकी हूँ, मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं सब उस्तादों का एहतराम करती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों की अगर ये ना होते और ये ख़ानदान ना होता, सच्ची बात है, तो हम तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, हम हमेशा ये है। उसके बाद फिर मुझे गुलफाम के बाद कुछ 20-25 फिल्में मिल गई। ओके, और वक्त ही नहीं था फिर लाहौर से कराची जाने का। सही। तो वह कथक पे ज़्यादा मैंने जोर दिया, ठीक है, क्योंकि कथक यहाँ कोई करने वाला था नहीं। बिल्कुल सही। और हल्के फुल्के डांसेस तो होते थे, बिल्कुल। मगर मैंने 3-4, जैसे बाजी थी जिसका बड़ा मशहूर गाना था, सजन लागी तोरी। उसके बाद दूसरा जो था वो बहुत अच्छा था, ये नीला पर्वत, ठीक है, ये अपना बुशरा अंसारी की। उसके लिए उन्होंने मुझे कहा 5 अंग देने, ठीक है, भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, तराना और सारा कुछ। तो वो फिर उनके वालिद अहमद बशीर साहब ने, हाँ अहमद बशीर, उनकी तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें होती थी, वो बड़े अजीब थे, बस यूँ चलते थे वरना कथक करना है, अच्छा जी कथक तो करना है, मगर मुझे रिहर्सल कुछ नहीं, स्टेज पे आ जाओ। हाँ, नहीं वो खैर इन उस्तादों की मेहरबानी कि वो पूरा जो था मेरे बगैर कोरियोग्राफर के, वो आप पे मान था ना, लेकिन आपा वो बात गोल हो गई बीच में। सुलेमान जो थे वो मुझे मिले, उसके बाद फिल्मों में काम किया। बड़े हैंडसम तमाम भाई जो हैं, खानदानी सारा माशाल्लाह, सब 4 भाई हैं। पसंद आए पहली बार जब देखा? पसंद आए? आप खुद भी हसीन और खूबसूरत, लेकिन जब आप मोहब्बत की शादी थी, फंस गए मोहब्बत ये कमबख्त मोहब्बत बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब आपके कितने आपा बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, सब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपने अपने। दैट इज एक क्लैप हो जाए। देखें, ये बड़ी बात होती है कि आप हर जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। फिर आप जब बीवी बने, एक औरत बिलखसूस, तो प्रोफेशनल करियर में भी अपना आप मनवाए, एक बीवी होने की हैसियत से और मैं माँ होने की हैसियत से बच्चों की तरबियत भी उम्दगी के साथ करें। अच्छा जी बबू, अब मुझे ये बताइएगा कि जो कॉमेडी है और कॉमेडियंस हैं, थिएटर एक ऐसा जरिया है या मीडियम है कि वहाँ पे सीखने का भी मौका मिलता है। फिर आपने आगाज थिएटर से किया या डायरेक्ट प्रोग्राम्स में आए? नहीं, मैंने थिएटर से आगाज किया। मेरे बड़े भाई हैं, हामिद रंगीला उनका नाम है, ठीक है, तो वो थिएटर मुझसे पहले करते थे, मैं उनके पीछे जाया करता था उनको देखने के लिए। तो वहाँ से फिर शौक मुझे भी पैदा हो गया। हाँ। तो फिर मैंने फैसलाबाद से अपना आगाज किया थिएटर का। फैसलाबाद में उस वक्त बड़े अच्छे प्लेज होते थे, ठीक, रीजनेबल फैमिलीज प्ले थे। तारक जोई साहब के साथ मैंने पहला, मेरे लिए ये बड़ी क्रेडिट की बात है, ठीक है, पहला प्ले मैंने उनका किया था। अच्छा। तो वहाँ से फिर काम स्टार्ट होता गया। अमानुल्लाह साहब के साथ परफॉर्म स्टेज शेयर किया? जी मैंने किया। लास्ट उनके जो 3-4 साल थे अमानुल्लाह साहब के साथ, मैं उनके साथ ही था। ठीक है। हमारा जो शो चलता है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, उसमें तो अमानुल्लाह साहब के साथ जो जितना भी मैंने काम किया वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मुझे विट बताई कि विट क्या होती है, टाइमिंग की बड़ी होती है। हाँ जी ऐसे ही। तो मुझे उन्होंने खुद भी बड़ी बड़ी बातें की। अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहते, ले भी वो बंदा मरे जिन्हें तेनू पहली बार राणा किया। बिल्कुल सही। थिएटर के कोई वाकयात इंटरेस्टिंग, ऐसे पहली बार थिएटर पे परफॉर्म किया, इतनी ऑडियंस हूटिंग होती है, नहीं पसंद अगर किसी को आ रहा तो उधर से ही बंदा घबरा जाए? हाँ ऐसा होता रहा है, अक्सर अब भी हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस का मूड होता है ना, ऑडियंस का कोई पता नहीं ये किस वक्त क्या कह दे। ठीक है। अब तो मैं थिएटर 2016 से छोड़ चुका हूँ, काफ़ी टीवी की तरफ ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो थिएटर में मुझे वाकया याद है कि एक दफ़ा मैं फैसलाबाद में परफॉर्म कर रहा था, तो मेरी हॉल में से एंट्री थी, मैं SHO का गेटअप किया हुआ था। ओके। तो वो जैसे होता है कि ड्रामे पे छापा पड़ गया है, ठीक है, और हम मेरे साथ 2 पुलिस वाले, ठीक है, और हॉल में से मैं इंटर हुआ। हाँ। तो अवाम को पता नहीं गुस्सा चढ़ गया कि पुलिस कहाँ से आ गई। उन्होंने हमें फड़ के बजाना शुरू कर दिया। मैंने बड़ा कहा, मैंने कहा भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे छोटे छोटे वाक़यात असल पुलिस समझे, असल पुलिस समझा उन्होंने। जख्मी तो नहीं हुए थे? नहीं जख्मी नहीं, वैसे गुजियां सट्टा लगी हैं। अच्छा पारिया, जब आपने आगाज किया तो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड स्टार आपको क्या चीज़ फैसिनेट करती थी? वालदा के साथ आया करती थी, स्क्रिप्ट को पढ़ने का, देखने का, फिर PTV का वार्डरोब बजाते को, मेकअप रूम जाएं, स्टूडियोज, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट की? एक्चुअली उस टाइम एज इतनी कम थी कि इतना तो नहीं कुछ सोचा था, ना इतनी कोई समझ थी कि क्या चीज़ अच्छी लगी, लेकिन ये है कि स्कूल में भी जाती थी, उधर भी ड्रामे शुरू होते थे, और अम्मी की शायद स्क्रिप्ट्स मुझे फैसिनेट करते होंगे, क्योंकि उस टाइम आपको पता है रिहर्सल्स चलती थी, तो मैं रिहर्सल्स पे जाया करती थी, और वो फिर उधर डायरेक्टर्स होते थे, वो गाइड करते थे इस तरह से बोलना है,
तो मैं शायद उनको पिक करने लग गई थी। और जैसे मुझे आज भी याद है कि मुझे अपनी अम्मी के कुछ डायलॉग्स थे जो उस टाइम तो याद ही रह गए थे, और मैं उन्हीं को जाके शीशे के सामने बोला करती थी। अच्छा। सो दिस इज ऑल आई रिमेम्बर। थोड़ा सा करके दिखाए ना, वो क्या डायलॉग? मुझे अब नहीं याद ऑनेस्टली, बट काफी अरसे तक उनके कुछ डायलॉग्स थे जब ऑडिशंस के लिए जाती थी। हाँ। तो मैं वही बोल देती थी। नहीं तो पहली कौन सी बड़ी शख्सियत थी, आप जाहिर बात है टीवी देखती होंगी, जिनको स्टूडियो में या पीटीवी में लाहौर सेंटर में देखा और एकदम से देखती रह गई कि इनको तो मैं टीवी पे देखती थी और मैंने आज असल में देख लिया? 5 साल की उम्र में आपको ना उस टाइम कुछ पता नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा स्टार है, और आई थिंक वो नर्वसनेस इसीलिए आती भी नहीं है। ठीक है। ये तो बाद में जब हमें समझ आ जाती तो हमें होता है कि वो ये तो बहुत सीनियर एक्टर्स हमारे साथ है। उस टाइम मुझे नहीं याद कि मैंने इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया होगा मैं थोड़ा सा भी झिझकी होंगी, बिकॉज़ फॉर मी दे वर जस्ट ओनली माय एल्डर्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इनमें कॉन्फिडेंस इतना है कि इनको कोई हिचकिचाहट ऑडिशन में कोई मसला नहीं हुआ। 5 साल के बच्चे को भार भी नहीं होता उसके सामने जो मर्जी आए। बाबू मुझे ऐसा शक पड़ता है कि आप टीवी पे कैमरे के सामने पहली बार आए होंगे, जो भी प्रोग्राम किया हो XYZ, थोड़ी सी हिचकिचाहट आपको हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये नेचुरल होता है। हुआ, ये बात सच है। उस्ताद भी कहते हैं कि ये मतलब कि जो आर्टिस्ट होता है ना उसके लिए ये होता है प्रॉब्लम। ठीक है। कि कैमरे के सामने या फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने जाए तो थोड़ी घबराहट, जैसे मामला साहब कहते थे कि लास्ट डे तक मुझे घबराहट रहती जब मैं ऑडियंस का सामना करता हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। वाह। तो ये एक नेचुरल है, ये होता है। तो आपको हुआ था, याद है कि वो लाइनें भूल गए? क्या हुआ? लाइनें भूल गई, मुझे डायरेक्टर साहब पीछे से कह रहे उच्ची बोल उच्ची बोल। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता, मैं मेरा नौकर का किरदार था तो मैं आहिस्ता साहब जी पता नहीं कहाँ रह गए, साहब जी पता, वो उच्ची बोल उच्ची बोल। वो ऑडियंस भी देख रही है कि यार बंदा आपस में गल करी जा रहा है, सामने समझा रहा है, तो वो होता है थोड़ा सा। बिल्कुल। और थिएटर में तो बिलखसूस आवाज का, जैसे कॉन्सर्ट्स में भी वली बात करें और अब लाइव अगर सिंगिंग कर रहे हो, और आप लोग तो लाइव सिंगिंग पे ज्यादा कॉन्सर्ट्स पे जोर देते हैं, सीडी वाले तो नहीं है आप लोग। नहीं, हम लोग पूरा बैंड होता है, पूरा बैंड ऑब्वियसली। तो लाइव सिंगिंग में तो फिर जेर जबर पेश की गलती ना हो, उतार चढ़ाओ प्रॉपर तरीके से, ऑडियंस के मूड को देखते हुए अगर अस्थाई को रिपीट करना है, अंतरे को रिपीट करना है। बिल्कुल सुंदर, हम लोग को थोड़ा सा एज होता है कि हम 3 भाई इकट्ठे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और तीनों में समटाइम्स हो जाता है कि आप लिरिक्स भूल जाते हैं, या समटाइम्स कोई म्यूजिशियन गलत प्ले कर दे, या कोई हमसे मिसप्लेस हो जाए, तो हम तीनों एक दूसरे को कवर कर जाते हैं। और ऑडियंस की जहाँ तक बात है, ऑडियंस तो मैंने अपने वालिद साहब से एक सबक सीखा था जो आज मैं ऑन एयर फर्स्ट टाइम कहूँगा कि जब स्टेज पे जाते थे, मेरी नज़र जो पहली दफ़ा किसी इंसान पे पड़ती है, क्राउड होता है, जो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस इंसान के ऊपर नज़र पड़ती है पहली दफ़ा, उसकी लाइन में मैं देखता हूँ कि लास्ट में वो जहाँ तक नज़र जा रही है उस बंदे का फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं और लास्ट वाले के एक्सप्रेशंस क्या हैं। अच्छा। देन उसी टाइम पे जज करना होता है कि इस टाइम पे हमने क्या परफॉर्म करना कि ये क्राउड को हैंडल कर लें। अच्छा, ओके। और पहली लाइन पे ही आपके गाने का पता चल जाता है क्राउड की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब तक जिस भी कोई आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, एक्टर हो, शो किसी भी इंडस्ट्री से हो, जिस आर्टिस्ट को ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, स्टेज की लैंग्वेज नहीं आती ना, मैं समझता हूँ वो आर्टिस्ट अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री को। और आई बिलीव कि आप जब स्टेज पे होते हैं आपके लिए हर दफ़ा एक इम्तिहान होता है क्राउड को मनवाना, क्राउड को, क्योंकि क्राउड जो है ना वो तो कहता है कि हमने टिकट नहीं खरीदी, हमने आर्टिस्ट खरीद लिया है। ऐसा ही है भाई। अब तो हम लोगों ने जो दिल करेगा हम करेंगे। ऐसा ही है। तो देन उस टाइम पे आपको खुद अपनी इज्जत बचानी होती है, ऊपर वाले से दुआ करनी होती है कि बस इज्जत रह जाए। ऐसा ही है। और माशाल्लाह आप लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है। अच्छा पन्ना जी, बचपन में याद है मुलाकात इनसे? जी बिल्कुल, इतना बड़ा नाम है और मैं सच सच बताना है, एमी ना बात बनाना। नहीं बिल्कुल, इनका नाम अपने बड़ों से भी सुना। नहीं, पहली मुलाकात याद है कि आपसे? मेरी पहली मुलाकात अलहमरा में हुई थी। अलहमरा में क्या बताओ ना थोड़ा सा डिटेल्स। बिल्कुल, अलहमरा में हुए थे, बाबा के साथ ही मैं था। ठीक है। और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। मैंने ऑब्वियसली अब्बू ने एक अच्छी चीज़ हमारे तीनों भाइयों में की, जितने भी सीनियर्स होते हैं उन सब से हम लोगों को मुतारिफ कराया बचपन में ही कि ये तुम्हारे सीनियर्स हैं और ये बड़े हैं, और इनकी जैसे कहते हैं क्लासिकल कथक, ये नो डाउट पाकिस्तान में शी इज द ओनली लेडी ट्रू एंड द सीनियर मोस्ट जो अभी पाकिस्तान में हैं। एक क्लैप हो जाए। और मैं ये ऑनर भी कहता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक भला वो सिंगिंग हो या डांस में हो, हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी उस तरह कदर नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। ठीक है। बट हम लोग ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि इतना बड़ा नाम है इनका, और
हमारे खानदान जैसे पटियाला घराने लोगों ने फिर भी हम लोगों को इज्जत दी। नहीं, ऐसी बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल। इस ऊपर वाले का शुक्र अदा करने कि इस मुल्क में रह के भी लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल, और आप पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करते हैं। अच्छा जी, ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझ तो गए होंगे, वो माइक साथ पड़ा है, अब वो पकड़ के आप आ जाइए। ख़वातीनों साथ वली हामिद अली। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ देख रहे हैं। ज़रीन पन्ना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। बबू राना खाने में मसरूफ़ है, हम उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आपने खा लिए? हाँ, मैं ये बहुत अच्छी लगी, वापसी पे बेच के जाएंगे। भाई वो ड्रिंक गिर जानी है। ड्रिंक बहुत अच्छी लगी, अच्छी है, हाँ, बहुत वेरी नाइस ड्रिंक। वली आप तो ना पिएं क्योंकि आपने तो परफॉर्म करना है। आजकल गर्मी बहुत है। आपने ट्राई किया, कैसा लगा आपको? सच सच बताइएगा। मैं आपको ये बताऊं कि एक होता है ना, कोई प्रोग्राम होता है ना तो आदमी ज़रा परेशान हो जाता है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ होगा, मगर आपके साथ बैठ के और आपके साथ मतलब ये लगता है कि हम आम सी एक गुफ्तगू कर रहे हैं और एक फैमिली। बहुत शुक्रिया। और मोहसिन जाफर का भी यही है कि वो ऐसे लोगों को माशाल्लाह, ये बच्चे गुनी बच्चे, ये आगे हमारे नस्ल आगे जा रही है और ये हमें आगे लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमें तो बस आज हैं, हम कल नहीं हैं। नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी माजिबीन, क्या सर्व किया? सिर्फ डिशेस के नाम बताएं पहले तो। मैंने जामुन का लेमनेड बनाया है। जामुन मेरा फेवरेट है, दर्शन में मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत रिफ्रेशिंग है, ठीक है, और आप बल्कि ट्राई करके मुझे बताइएगा इसका फीडबैक। कैसे बनाया है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 1 घंटा लगा है इसको पील करने में मुझे। वही मैं सोची, बीज इतना बड़ा है उसका, तो गूदा तो इतना सही होता होगा। जी, सीजन में है तो मैंने कहा इससे फायदा उठाते हैं हम। बहुत रिफ्रेशिंग है। जामुन का लेमनेड बनाया और एक मैंने चेकरबोर्ड सैंडविच फ्राइज के साथ सर्व किया। बिल्कुल सही। और जामुन के वैसे भी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। आपको अच्छा लगा है बब्बू भाई? बहुत अच्छा, ठीक है, काम चल जाएगा। बहुत अच्छा है। पिछले साल आपने छीलने शुरू किए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट मैंने पहली दफा पिया है ये जामुन का, अच्छा है। अच्छा है, चले दैट। अच्छा, हम गरीब ही इतने हैं। आप इतना ट्रैवल करते हैं, इधर के खाने की याद आती है पाकिस्तान के कि नहीं? बहुत ज्यादा। इतने तो पता हद ला के खाते लोग, मसाले, मिर्च मसाले तेज। कौन सा खाना सबसे ज्यादा याद आता है? हमारा तो जारी बात कढ़ाई याद आती है, लाहौर की खास तौर पे, और चने जो सुबह नाश्ते में होते हैं। हाँ। जैसे कनाडा दुबई वगैरह जाएं तो वहाँ ये चीजें मिस करते हैं। हाँ। हालांकि वहाँ भी होते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लेकिन वो बात नहीं होती। वो बात नहीं होती। और मैंने देखा है वली के उधर बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो नमक मिर्च, आई डोंट नो, हो सकता है आप हंसे मेरी बात के ऊपर, नमक मिर्च का जायका भी चाहे वो ब्रांड यहाँ वाला ही उधर क्यों ना गया वो, लेकिन वो चेंज होता है। आई बिलीव कि पानी का भी डिफरेंस। हाँ। पानी, मिट्टी, कटा, ट्रू। पानी का बहुत फर्क होता है। पानी का बहुत फर्क होता है। और वहाँ पे हमें आदत पड़ी हुई वैसे कि हम लोग जो भी आए हम लोग शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको साफ सुथरी चीजें मिलती हैं तो थोड़ा आदत नहीं है। आदत नहीं है। अच्छा, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आप लोग तीनों भाइयों का खाने के का क्या होता है? हम लोगों का वैसे सुंदर बहुत मुश्किल होता है, बट यूएस में जाएं या कनाडा में जाएं, जो बड़ी कंट्रीज हैं वहाँ पे तो इजीली हो जाता है। बाकी ऐसी कंट्रीज में जाएं जहाँ पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता पाकिस्तान का रेस्टोरेंट का या एशियन रेस्टोरेंट का, तो देन वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वहाँ पे फ्रूट्स की होते हैं, या हमारे जो म्यूजिशियन होते हैं वो एक दफ़ा एक म्यूजिशियन नेशनल 4 की पूरी बॉटल लेके गया। अच्छा, ओके। और वो उसने, मैंने कहा ये क्यों लेके जा रहे हैं? कहते हैं मुझे मालूम है जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे ये आप चावलों के साथ आप डालें और आराम से एक डिश बन के हम लोग खा सकते हैं। भाई रोटी और चावल के बगैर तो खाना अधूरा है। आई एम सॉरी, पेट ही नहीं भरे। क्या कहती हो? ऐसे ही है, मतलब राइस एंड रोटी के बगैर तो आप फुलफिलिंग नहीं लगता आपको। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे सच सच बताना, आपको अभी भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, क्योंकि आपका फेस इज वेरी इनोसेंट, तो कभी गुस्सा भी आता है कि भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं मैच्योर कैरेक्टर्स कर भी रही हूँ, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बट वो इनोसेंस की वजह से आपको अभी भी लोग उस तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरह शायद किसी बच्ची को करते हो, या एक नो, बट आई लाइक दैट। यू लाइक दैट? हाँ, बिकॉज शुरू से ही मतलब मुझे उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अगर कोई डिफरेंटली करेगा
तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। सो आई लाइक दैट कि मुझे कोई प्यार से बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है और वो अच्छा कंफर्टेबल भी लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबू भाई, आपको पहला जहाज का सफर याद है? कब किया? जी याद, मैं बीमार हो गया था। हाँ, वो सच्ची पूछी। किधर गए थे पहले? मैं कराची गया था पहली दफा। इतना 1.5 घंटे का नहीं सफर वो? पहली दफा गया था ना। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो मैं, ये मेरा एक आइटम था बिजली की पैरोडी थी, वो मेरा कराची में रिकॉर्ड होना था। उन्होंने मुझे बुलाया, जी आप आ जाएं वहाँ पे। अब मैं चला गया, मेरा 3 दिन का वो था सारा काम। तो मैं जाके जब लैंड किया तो मैं होटल में पहुँचा हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब। हाँ। अब गर्मी इतनी शदीद थी कि अब अफोर्ड कोई नहीं कर रहा था। मैंने जाके एसी भी ऑफ किया, रूम का फ़ैन भी ऑफ किया, मुझे ना वो ठंड लगना शुरू हो गई। तो मैं जाके सो गया। अब वो शाम को जिन्होंने मुझे बुलाया वो दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, मैं सोया हुआ। वो रात को फिर 2 बजे आए, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, मैं सोया हुआ। 1.5 दिन में सोया रहा। 1.5 दिन में सोया रहा। मेरी इतनी वो तबीयत ख़राब हो गई। तो वो मुझे दूसरे दिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, अब भाई आप जिंदा हो, हम तो दरवाज़ा तोड़वाने लगे थे, क्या हुआ आपको? मैं कहा सर मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब। 2 दिन का काम था, मैं 5 दिन बाद वहाँ से वापस 5 दिन बाद वापस और मेरे इतने बुरे हालात। और तो इंटरनेशनल फ्लाइट पे क्या हुआ होगा? पहली इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ की थी? वो मेरी थी कनाडा की। वो तो फिर वो बहुत लंबी फ्लाइट थी। तो वो एक्सपीरियंस, तजुर्बा कैसा था? वो अच्छा था, मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं, बीमार शिमार नहीं, ये थकावट बहुत होगी। और मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि मैं लेट जाता हूँ जहाज़ में। अच्छा। वो जो हम 3-4 लोग बैठे होते हैं ना, उसके आगे जो जगह होती है थोड़ी सी। अच्छा। मैं अपने दोस्तों को कहता आप टांगे ऊपर करें, वो ब्लैंकेट लेना है, नीचे बिछाना है। और 2-3 दफा मैं जब भी कनाडा गया हूँ, मैं सोना लेट के जाना, 7-8 घंटे सो लिया। वाकई में ये लेग स्पेस वाली लेते होंगे। अच्छी बात है ये, और लोगों को भी अमल करना चाहिए। मतलब इतनी जगह तो होती नहीं, आप कैसे लेट के? मतलब बस उस टाइम लेटे जाता है। मुझे लगता है ये लेग स्पेस वाली लेते होंगे सीट। नहीं, लेग स्पेस वाली नहीं, जो आगे स्पेस होती ना दूसरी। हाँ। और दोनों सीटों के दरमियान उसमें तो कुछ जगह ही नहीं होती है। मैं थोड़ा सा हवा निकाल के सो जाता हूँ। बिल्कुल सही। भली आपको अपना पहला एक्सपीरियंस याद है जहाज का कि नहीं? कुछ लोगों को फोबिया भी होता है ना। अब आप मुझे अगर जहाज की तस्वीर भी दिखाएंगे, बट ट्रैवल तो करना पड़ता है, तो मैं डरना शुरू हो जाऊंगी। बस आई डोंट नो, मुझे ऊंचाई का एक फोबिया है। कोई भी ऊंची जगह हो मैं डरती हूँ उधर जाते हुए। आपको है फोबिया? नहीं, मुझे कभी भी ना, मैं शुरू से ना ट्रैवलिंग का शौक था। ठीक है। तो मैं 12 साल की एज में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था नॉर्वे। ठीक है। और उस टाइम पे डैड के साथ मैं फर्स्ट टाइम गया था, इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी। हाँ। लेकिन मैं ज़िद्दी बहुत था कि मुझे हर चीज़ें कुछ ना कुछ करने। डैड को टेंशन ही अब उनको होती थी कि ये कुछ ऐसी कोई चीज़ ना मांग ले जो अभी मुझे पूरे करना मुश्किल हो जाए। सबसे शरारती बच्चा, सबसे शरारती। आपको याद है आपा इनकी शरारत? मैं कह रही हूँ, जब शुरू में मैंने कहा ये पटियाले घराने को लेके सबसे पहले ये बच्चा चला है। क्यों? जो भी आया ना सामने, सब पे मुकाबला करता चला गया। सही, आई एग्री। और भाइयों को लेके चला, सबसे अच्छी ये बात है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए। और मैं इस नई नस्ल को मुबारक इसलिए दे रही हूँ कि सुंदस, ये बड़ी हिम्मत और मर्दानगी की बात होती है कि हाँ जी हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें बनवाते हैं ये बच्चे ऐसा ही है। और ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ा मुश्किल आपने एक कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आपने अपने ख़ानदान की रिवायात यानी क्लासिकल मौसीकी के साथ फ्यूजन करना, और वो ज़रूरी नहीं था कि लोगों को उस तरीके से एक्सेप्टेबल होता। बहुत मुश्किल एक्सेप्टेंस ऐसी हुई कि ये वाकई में बिल्कुल सुंदर। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने कहा कि शायद आपने क्यों नहीं क्लासिकल के ऊपर फोकस किया, दोनों भाइयों ने किया। वो आज मैं इसलिए आप क्लियर करूँगा कि मैं ट्रेनिंग अपने वालिद साहब के साथ, अपने ख़ानदान में सबसे छोटी एज में मैंने वालिद साहब के साथ पाकिस्तान ऑल कॉन्फ्रेंस होती है, बिल्कुल ठीक, 8 साल, उसमें मैं परफॉर्म किया करता था। और वहाँ पे मैं आई वॉज मुल्तानी राग सुनाया था अगर मैं गलत? राग दरबारी में, राग दरबारी मैंने वालिद साहब के साथ गाता था और क्लासिकल परफॉर्मेंसेस करता था। ठीक है। लेकिन मुझे शुरू से ना डिफरेंट चीज़ें करने का शौक था, मुझे आदत थी। तो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर तीनों भाई हम लोग, ट्रेनिंग तो क्लासिकल की हो रही है, वाई नॉट कि मैं अगर अपना जॉनर चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे बचपन से पता था कि मैं हामिद अली खान नहीं बन सकता। सही। वाह वाह। और मुझे ये मालूम था कि मैं अपने वालिद साहब, इतना बड़ा नाम है, इतना ही उन्होंने मेहनत की, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ उन जैसा नहीं हो सकता, किसी पॉसिबल ही। क्यों ना अपनी एक आईडी बनाएं जिसकी वो शनाख्त एक हो सके लोगों को कि ये एक डिफरेंट आईडी है।
तो मैंने भाइयों को मिलाया, मैंने कहा ट्रेनिंग तुम लोग अपने खानदान की हम लोग लेगेसी है वो कंटिन्यू तो कर रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम लोग डिफरेंट जॉनर्स के साथ फ्यूज कर दें, बहुत अच्छी, और न्यू जनरेशन को इजी लिसनिंग कर दें क्लासिकल म्यूजिक। आई एग्री। और फिर आप ऐसे कामयाब हुए हैं कि क्लैप हो जाए जिस उम्दगी के साथ आपने एक ट्रेंड सेट किया। अच्छा जी, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आप सबके दिल के बहुत करीब, लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के दिल के और करीब, क्योंकि आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ सुनहरी यादें आप लोगों की हमने वो कि हम इंसाफ नहीं कर सकते। आपा रेडी हैं? आप इस स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, आइए जी। ब्यूटीफुल। परे आप कुछ कह रही थी कि मैंने ये परफॉर्मेंस नहीं देखी थी तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। बबू मेरा सबसे बड़ा जो है ना मेरे लिए एजाज उस्ताद अल्लाह रखा थे इसमें। क्या बात है, वाह वाह। हमारे छाले पड़ गए थे। ये तो अभी जो असल टुकड़ा था ना वो अगर लोगों को पता चले कि हमने क्या किया है, ये तो नृत्य था, मगर टुकड़ा अगर वो देखें तो पता चले कि हमारे पसीने 1 महीना बेटा मेहनत की और 1 महीने के बाद इस काबिल हुए कि हम खड़े होके बात। आपा ये परफॉर्मेंस, अच्छा एक तो इतनी खूबसूरत और हसीन। बबू भाई आप पहले कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपा की तरफ बढ़ेंगे। मैं तो पहले से इनका फैन हूँ, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो माशाल्लाह ये नायाब काम हो चुका है, बिल्कुल कमाल। अच्छा, और साथ आपके आंटी एमी है। हाँ, आंटी एमी हमारे एमी बहुत बड़ी डांसर, ऐसा ही, और एक ही उस्ताद की शागिर्द थी, मगर वो कराची के उस्ताद थे, मेरा पटियाला घराना और दिल्ली घराना। मैं आंटी एमी इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं व्हेन वी वर इन लाहौर ग्रामर स्कूल, तो लाहौर ग्रामर स्कूल में हमारी क्लासिकल टीचर जो थी वो आंटी एमी थी। तो हम क्लास 5-6 में थे, तो हमारा पेरेंट्स डे जब हुआ करता था तो वही सारी रिहर्सल्स कराती थी, तो तब से आंटी एमी का एक। अच्छा मैडम, अब इस परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा। भाई बात ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई थी कि फरीदा खानम, मैडम नूरजहां, बिल्कुल, उस्ताद नज़ाकत और सलामत अली खान, बिल्कुल सही, उसके बाद ये अपना तबले पे ये अपना हमारे उस्ताद अल्लाह रखा, बिल्कुल सही, जाकिर हुसैन आए थे, इतने मुन्ने से थे उस ज़माने में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सम्राट ख़ानदान ने हमारे साथ काम किया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैडम नूरजहां के मसला ये था कि वो कह रही थी कि जो अंतरा है वो मैंने कहना है, ठीक है। फरीदा खानम कह रही थी कि नहीं ये अंतरा मैंने कहना है। अब वो बड़ी परेशानी फिर मेरे और एमी की नहीं बनती थी। ओके, वो कहती थी मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं कहती थी थोड़ा सा काम मुझे भी आता है। ठीक, बिल्कुल सही। और फिर एंड ये हुआ कि उस्ताद अल्लाह रखा ने फैसला किया सुलेमान को बुला के, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी ये बात है कि सुलेमान सुरताल बहुत समझते थे। ठीक, इस खानदान ने जितनी खिदमत की है इंडस्ट्री की 70 साल, ऐसा ही है। संतोष ले लें, दर्पण साहब ले लें, सुलेमान ले लें, छोटा तो मंसूर है, वो अभी छोटा है, मंसूर भाई, बिल्कुल चार ये हैं, मगर उनमें से बदकिस्मती नैजर चली गई, भाभी चली गई, भाभी सबिया चली गई, भाभी जमीला, सब लोग चले गए। मगर मैं ये बताऊंगी आपको कि उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इन पहलवानों को छोड़ दो आज़ाद। अच्छा, जिसने जितना, ये तो कुछ भी नहीं, 1 घंटे का प्रोग्राम था बेटा, ये क्या बात है, हमारा हशर हो गया था। ये रिकॉर्ड कितने टाइम पे हुआ था आपका? 1 महीना लगा था इस रिहर्सल में, 4 कैमरे उस जमाने में, सिर्फ एक गाने के लिए, एक गाने के लिए, शाहनूर में हुआ। अच्छा, अब आपा सामने इसमें सबिया आपा भी बैठी हैं, सबिया खानम साहिबा, उनके बारे में बात करते हुए। भाभी सबिया बड़ी दरवेश औरत थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, और मतलब उनके लिए जितना भी तारीफ की जाए और जितना भी उनके लिए कहा जाए, हमारे यहाँ खुशकिस्मती से अक्सर कहते थे बड़े भाईजान संतोष भाई कहते थे हम बड़े लकी हैं कि 3-4 आई हैं लड़कियाँ, ठीक है, हम बड़े खुश होते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी उस जमाने में। तो कहते थे कि टॉप की सारी हीरोइनें आई हैं, और मेरा था डांस से ताल्लुक़ था, मैं फिल्मों में 50-60 फिल्में की मैंने, मगर उस ख़ानदान में आने के बाद, शादी के बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, सिखाया मैंने जो भी कुछ किया, मगर बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़े फनकार, बिल्कुल सही, सुरताल को ऐसा समझते थे। और संतोष भाई तो जहाँ आड़ किवाड़ पराड़ सुलफ ये आता था ना, तो मैं अक्सर सोच रही होती थी कि ये
सैयद घराना, सैयद मूसा रज़ा, सैयद सुलेमान, सैयद इशरत, ये क्या है? मगर वो एक चीज़ उनके अंदर थी। बिल्कुल सही। वो अब नहीं है बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं है। आपा इसमें मैडम नूरजहां भी नजर आई। हाँ बिल्कुल। मैडम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बात। मैडम नूरजहां बड़ी एक, पता नहीं अल्लाह ताला ने ना एक तोहफा हमें भेजा था। बेशक बेशक। और वो अक्सर मेरी उनकी ये दोस्ती थी कि कोयल बन रही थी कराची में। ठीक है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं लाहौर आऊँगी। ठीक। तो मुझे कराची एक प्रोग्राम मैंने किया, आके मेरे पास खड़ी हो गई, वो कहने लगी कि अपना लाहौर आ जाओ। मैं कहा जी लाहौर, मैं लाहौर पंजाबी नहीं बोल सकती थी, मैं बड़ा मुश्किल था। मेरे जहन में पंजाबी थी कि हालांकि वालिदैन मेरे पंजाब के हैं। ठीक है। अब हो लखनऊ के, वो अलग है। मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा जी कहती आ जाओ। मैंने बुलाया, उन्हें मैं गई और उसके बाद जो उन्होंने ख़ास तौर पे इंट्रोडक्शन कराई, फिर सुलेमान, दर्पण साहब, सारे लोग आ गए, आगा जी गुल, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसी दौरान में मैं इटली की फिल्मों में भी मैंने काम किया, फिर सितारा इम्तियाज़, माशाल्लाह, सदारती अवार्ड और काफ़ी बाहर के बादशाहों से अवार्ड्स मिले मुझे शाही। तो मैं इस मामले में मुझे अल्लाह की तरफ से और उस्तादों की तरफ से बहुत बहुत खास करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल। अभी तक परफॉर्मेंस इतनी मेस्मराइजिंग है कि दोबारा दिल कर रहा है देखने को। अच्छा जी बब्बू भाई रेडी हैं आप? जी जी। आपने कुछ नहीं करना, स्क्रीन की तरफ देखना है। जी जी, जी दिखाइए। आज के दौर में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा शो नहीं चल रहा है टेलीविज़न पे जिसकी ज़रूरत ये साहब नहीं है, जनाब बब्बू राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत बहुत ईद मुबारक सर आप लोगों को भी, और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं सबको ईद मुबारक और मीठी ईद। और हदीका जी आपको स्पेशल काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नुमान भाई आपसे। अरे अल्लाह बब्बू, आपको मैं बहुत मिस करती हूँ। आपने जितना मुझे हंसाया है, एक मैंने शो किया चैनल के ऊपर, और ये बंदा जो है ना इतना ये रूह से जो है ना वो सुरीला है। इनकी कॉमेडी तो खैर है ही है अपनी जगह पे, लेकिन जो इसकी आवाज़ है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है, नवाजा है। कमाल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का स्पेशल ईद शो, नुमान एजाज साहब, हदीका कियानी साहिबा, और अब नोमी भाई और हदीका तारीफ करें, ये बहुत बड़ी बात है। हदीका जी के साथ मैंने जो शो किया ना, वो उसमें मैं था पपेट बने हुए, हम लोग पपेट की वॉइस ओवर थी। ठीक है। तो अमानुल्लाह साहब वहाँ पे आ गए हमें, और तो हमने फायरिंग की अमान साहब पे, काफ़ी 20-25 जुगते एक सांस में की। तो चुप हो गए, कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਪੜ ਕੋ ਜੁਗਤੇ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੇ, रूह ਤੁਹਾਡੀ खुराक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। हदीका जी के साथ वो बहुत अच्छा शो था हमारा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे पहली एंट्री आपको पहली बार जी जी याद है? हाँ जी मुझे याद है, वो शो था नाजी, अनीक नाजी का शो था। उसमें मैं पहली दफ़ा आया था, मेरी बस एक छोटी सी 2-3 मिनट की। शो जवान तो नहीं? हाँ शो जवान। शो जवान उसमें मैं पहली दफ़ा आया था। तो थिएटर से ही मुझे फैसलाबाद से कि मेरे दोस्त हैं एक एम मकसूद साहब, ठीक है, उन्होंने बुलाया था। ठीक है। तो यही हॉल था, ए स्टूडियो यही था। तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस और मैं बड़ा घबराया और वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। बिल्कुल सही। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को देखना एज अ फैन या एज अ व्यूअर, लेकिन पीटीवी में कदम रख के काम करना, वो एक्सपीरियंस और एहसास। और सुंदर उस वक्त ये आलम था कि बाहर इतना रश हुआ करता था, लोग अंदर आने को तरसते थे। ऐसा ही है। तो बड़ी गुड लक थी कि उस वक्त मैं पहली दफ़ा जब आया हूँ तो सीधा पीटीवी के अंदर, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। इसमें हमारा आपको वेट नहीं करना पड़ा। नहीं करना पड़ा। वरना बड़े-बड़े साल, कितने बड़े-बड़े ऐसे हमारे अदाकार हैं जो वेट करते थे कि पर्ची पे नाम आ जाए और अंदर से प्रोड्यूसर बुला ले। ऐसा ही है। लेकिन आप लकी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप भी माशाल्लाह लकी हैं कि एज अ चाइल्ड स्टार आई और छा गई। आपकी कुछ यादें माजी की झलकियां जी। क्या मतलब? मोहतरमा आप तशरीफ ला चुकी हैं, फरमाइए कि बच्ची तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे शैला तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। बदतमीज, तुमने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? यार मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम नहीं सुधरोगी, वही बला हो। अरे
तुम हस्ती हो गई? जाओ जाके चाय लेके आओ, वरना मेरे कॉफी के मग पे हमला कर लेगी ये लड़की। वेरी नाइस। मैं वही कह रही हूँ, ये कब का है? ये 2017 में हम लोगों ने शूट किया था पीटीवी पेशावर से। मैंने फर्स्ट टाइम कोई काम किया था और मुझे याद है 1 महीने से मुझे कॉल्स आ रही थी मेरी अम्मी को बेसिकली, क्योंकि वही मुझे मैनेज करती थी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि पीटीवी पेशावर से काम है। तो पहले थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई कि पेशावर तो कभी काम नहीं किया, कैसा होगा, और 1 महीना बस वही चलता रहा कि क्या होगा, सारी डिटेलिंग होती रही। बट एक दफ़ा मैंने उनके साथ काम किया, इट वाज सो गुड। मतलब मुझे आज तक ये मेमोरीज याद है। हम लोग इतनी जगह घूमे और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी पेशावर वालों की, आई जस्ट लव्ड इट। अभी मैंने रिसेंटली फिर उनके साथ अभी काम किया है। बिल्कुल सही। अच्छा, पेशावर जाएं तो खाना, कुछ खाने ऐसे हैं कि खाए बगैर आना जुल्म होगा। दम पुख्त, नमकीन गोश्त, और हर दिन हम लोग नमक मंडी। मतलब मैं इतना मीट लवर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन उन्होंने जो जो खाने खिला दिए ना हमें, हाँ, और एक स्पेशल डैश टिक्का भी मशहूर है, नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, समझ आ गया आपको बबू भाई? हाँ, मुझे समझ आ गई। मैं भी पेशावर, आप नाम बता रही हैं, कमाल है। मैं तो सोच रही हूँ आप सिर्फ सूंघती होंगी, खाती नहीं होंगी। ऐसे ही मैं भी पेशावर गया था, उन्होंने मुझे बेसन वाले ग्रेनेड दिए थे। आपने खाया कि नहीं बताएं फिर? मजा आया? उस टाइम ना हम जब नमक मंडी में गए तो वो मीट की, क्योंकि मैं इतना मुझे शौक नहीं है, तो इतनी वो लैम की स्मेल से ना मैंने उधर सब में बैठ के ना दाल मंगवा ली थी, और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोले कि हम सारे गोश्त खा रहे हैं और तुम दाल खा रही हो। वैसे जुल्म ही है कि गोश्त हो सामने और आप दाल खा रहे हो, है ना? ऐसा नहीं, कनात पसंदी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, वली आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? एक झलक जी दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाइयों में हर शो में मेंशन करता हूँ, आज जो कुछ हम तीनों भाई हमें जो कुछ आज सीखा और आज जिस मुकाम पे सुरीली परफॉर्मेंस, जब बहुत ही ज़्यादा कोई झटका लगा होना मोहब्बत का या कुछ ऐसा, तब जाके सुरीले होते हैं। आइए इकबाल भाई ज़्यादा हंसे, क्या मार के पीछे से आइए लाफ्टर की। मेरी पापा मेरी आवाज में बहुत ज्यादा चीजें दुख भरा हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बट नहीं, दुख नहीं, मतलब ये देखिए सुर उसी वक्त आता है जी। ये बड़े लोग बैठे हुए हैं कि जब तक कोई बड़े कहते थे कि आपकी आवाज में उस वक्त दर्द होना चाहिए। हाँ, दर्द होना चाहिए। तो वो दर्द है, लेकिन हम बाद में जानेंगे। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। ख़वातीन हज़रात, वली हामिद अली खान की आवाज में खूबसूरत परफॉर्मेंस। ख़वातीन हज़रात, अब आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग। और वक्त का यकीन जानें, चूँकि लाइव प्रोग्राम है तो वक्त को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। ये भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से हमारी ट्रेनिंग है कि भाई वक्त की एक तो कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। ये कामयाब लोगों की निशानी है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ज़िंदगी में अपना लें। आपा हमारे साथ मौजूद हैं, बब्बू भाई मौजूद हैं। आप किधर देख रही हैं? लेफ्ट राइट? कहीं भी नहीं देख रही। आप कहाँ मौजूद हैं? गुड वन। फारिया, वैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स करवाई, ये बताओ मुझे। बहुत ज्यादा। इस स्टूडियो का बताओ ना, फॉन्ड मेमोरी। इस स्टूडियो में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं, इधर ए और बी तो चलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली तो कोई याद नहीं है, इतना काम किया है, बट हाँ इधर भी, इधर ज्यादा तो शोज ही होते हैं। यहाँ पे ज्यादा शोज, रिकॉर्डिंग प्लेस भी होते थे एक दौर में। वली हामिद अली भी हमारे साथ मौजूद है, शेफ माजिद बिन भी है। आपा, आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह 50 से ज्यादा फिल्म्स आपने की, परफॉर्मेंसेस अलग, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम करने का कभी इत्तेफाक हुआ? सिवाय आपके प्रोग्राम्स के। मेरा ख्याल है आपके यहाँ ही ज़्यादा आयु में। बाकी टीवी वालों को मैं कहती हूँ कि भाई हम आसार कदीमा हैं, हमें याद रखो। नहीं, सही बात है कि एक है। लेकिन आपा जिस दौर में आपने आगाज किया उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आए, तो टीवी पे मेरे सिर्फ मुनीज़ा हाशमी ने 2-4 इंटरव्यूज़ वगैरह, बस इसके अलावा एक जो मैं चाहती थी कि मेरे प्रोग्राम या मेरी जो भी थोड़ा बहुत सीखा है मैंने उसके मुतालिक कोई बात को, ऐसा कुछ नहीं सिवाय आप लोगों के प्रोग्राम के। एक्टिंग आपने क्यों नहीं की प्लेज के लिए? हाय हाय, डायलॉग हलक में फंस जाते थे। तो आपने तो फिल्म्स की भाई, लार्जर देन लाइफ। मुझे एज ए हीरो लिया, हाँ, तो वो पंजाबी फिल्म थी। अब वो पंजाबी फिल्म बड़ा मुश्किल था मुझसे पंजाबी बोलना। ठीक है। जैसे भी इंडिया गई तो उन्होंने कहा जी पंजाबी बोलो, मैंने कहा जी मैं नहीं बोल सकती, मुझे माफ़ कर दे। मैं उधर बैठ गई, फ़खर जमान के साथ गई थी। ठीक। अच्छा, वो तो एक अलग बात है, मगर मैं एक बड़ा अच्छा वाक़या बता रही हूँ
मैं नई नई आई थी तो आगा तालिश की फिल्मों के साथ उनके साथ काम कर रही थी। कल्ले उनके बहुत मोटे थे, ठीक है। तो जनाब एक लाला सुधीर की एक फिल्म थी, उसके लिए मैं डांस कर रही थी, सफ़ेद प्योर मैंने ड्रेस पहना हुआ था। तो आगा तालिश का मुझे नहीं पता था कि उनके कल्ले सचमुच मोटे हैं या क्या है। तो वो इतने गोरे चिट्टे मज़ेदार लगे ना, तो उन्होंने लाला ने कहा कि अब शॉर्ट वॉट रेडी था। मैंने जाके डांस करते करते मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने यूँ करके ना मुक्का मार दिया। अच्छा वो तो मार दिया, मगर उसके बाद जो वो पान उनके मुंह में इतना सारा था, वो सारा बाकायदा तौर पे मैं लाल पीली नीली हो गई और वो घूरना शुरू हो गए और वो चिल्ला रहे। मगर मुझे नहीं अंदाजा था, ये बहुत अजीब व गरीब वाक़या। और बाद में आगा तालिश ने इतना डांटा, वही मैं सोच रही थी कि मेरा पान खराब कर दिया। मैंने कहा जी आपने पूरे मेरे कपड़ों का, मुझे क्या पता था इतने मोटे कल्ले आप पान से भर के बैठे हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो बड़ी मज़ेदार बात हुई थी। बिल्कुल सही। फिर एक दफ़ा बड़ी मज़ेदार बात हुई कि वो एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने कहा जी अब घोड़े दौड़ाएं। ठीक है भाई, अब कभी ज़िंदगी में ना घोड़ों के पास गए ना घोड़े दौड़ाए। बहरहाल उन्होंने बिठा दिया। अब वो जो चला ना, तो कमबख्त जैसे मैं बैठी वो जना बिल्कुल यूं हो गया और अच्छी खासी चोटें लगी मुझे। मैंने कहा भाई मैं आपकी फिल्मों में काम वाम नहीं करूँगी। ओके हाँ। और इसी तरह वहीद मुराद की फिल्म में भी यही हुआ था, शमीम आरावा। काफ़ी लोग बड़े अच्छी क्या क्या यादें बताऊँ। बिल्कुल सही। मुसरत नज़ीर के साथ बहुत मज़ा आया। बताइए ना वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो के बारे में बताइए ना। वहीद बहुत अच्छा लड़का था। मैं कहती थी उसकी आंखें, पहले एज ए प्रोड्यूसर आए थे, उनकी फिल्म बनी थी इंसान बदलता है। ठीक है। मेरी सेकंड फिल्म थी वो, शमीम आरावा और ये थे। उसका एक अजीब अंदाज था, बड़ा बेसाख्ता अंदाज था। और मेरा ख्याल है कि वहीद मुराद को जो उसका बालों का अंदाज था, दुनिया ने उसको कॉपी किया जैसे दलीप कुमार साहब को किया। सही। उसके अलावा मतलब एक्टर बेसाख्ता एक्टर था वो। चल भी रहा है तो उसमें भी बस मस्तानी चीज़ थी। और हर गाना उसका सुपर हिट गया, जितने भी शुरू में किए। आप खुद देखिए वो क्या था, कोको कोरीना और ये और वो, पूरा मतलब बदल के रख दिया उन्होंने, अंग बदल दिया। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने का, वो मुझे आया अपना पापा अलाउद्दीन। ओके। और संतोष भाई के साथ तो मैंने नहीं, दर्पण साहब के साथ काम किया। ठीक है। और उस बहुत सारे बेशुमार हमारे यहाँ के उस ज़माने के आर्टिस्ट, एक घरेलू एक एटमॉस्फेयर था। लेकिन दर्पण साहब के बारे में बात करते हुए, दर्पण भाई तो भाई गुलफाम थे वो जनाब। जिधर निकलते थे बस वो बकौल शख्स से लोग बेहोश हो जाते थे, क्योंकि बहुत खूबसूरत ख़ानदान था ये। और उसके बाद ये कि कुछ रोमांटिक तो माशाल्लाह थे ही वो। मगर नैयर भाभी जिस वक्त आई हैं तो बड़े बीबे, बड़े अच्छे शौहर बने और बहुत अच्छे थे। मेरी उनकी बड़ी दोस्ती रही है, मगर मेरी संतोष भाई से बहुत दोस्ती रही। शादी के बाद एस सुलेमान साहब के साथ जब शादी हुई तो उसके बाद आप दोनों का ये एक कंबाइंड फैसला था कि आप काम नहीं करेंगी, या आपका खुद ये फैसला था? नहीं, कंबाइंड था। अच्छा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये कि मैंने बाद में उनकी प्रोडक्शन मतलब पसे पर्दा ठीक म्यूज़िक वगैरह में सेट करवा देती थी। कोई अच्छे जैसे वजाहत अतरे वगैरह या सलीम इकबाल आ गए, घर पे बुला लेते थे। स्टूडियो में इजाज़त नहीं थी मुझे जाने की। अच्छा। बिल्कुल नहीं थी। तो ये कि बड़ी अच्छी चीज़ें बन गई थी, बड़ी अच्छी कहानियाँ मैं उनको दे देती थी सुलेमान को कि ये एक फिल्म बहुत अच्छी बनी थी जीनत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने राशिदुल खैरी को पढ़ा, हालांकि इतना नहीं, मगर मेरी माशाल्लाह फैज़ साहब से, हमीद अख्तर साहब से, इन लोगों से बड़ी दोस्ती रही है। जोनेलिया से जब मैं आई थी कराची से, उसके ये हुआ मुझे फ़ायदा कि थोड़ा सा मुझे इल्म हुआ कि हाँ है, ये भी कुछ चीज़ है। बिल्कुल सही। वो फिर मैंने उनको बताई, वो इतनी ज़बरदस्त वो फिल्म बनी, और वो जीनत के नाम से। और हमीद अख्तर साहब, अगर आपको ये मैं बताती चलूँ जो लोग नहीं जानते, सबा हमीद आपा के, सबा जी के वालिद साहब हैं और बहुत रिनाउंड और बड़ा एक बहुत बड़ा मोतबर नाम। और उसके बाद अलावा देखें अहमद बशीर साहब, मुझे अच्छे लोग मिले बिल्कुल, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बड़े अच्छे अंदाज से जीना भी सिखाया। ऐसा ही है। फैज़ साहब मुझे पूरा लेक्चर देते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बिल्कुल मतलब उल जलूल सी थी ना उस ज़माने में, तो ऊपर से गुजर जाती थी बातें, मगर उस वक्त की बातें आज मेरे ज़िंदगी में काम आती है। बबू, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी नसीहत है जो आज भी आपको याद है, किसी अपने आपके बड़े ने इस इंडस्ट्री में, किसी अमानुल्लाह साहब की बात करें? मुझे अपनी वालदा की बात आज तक याद है, जो पंजाबी जलंधर के एक्सेंट में वो मुझे कहा करती थी कि पुत्र नीयत साफ ते खीसा पुर। वाह। क्या आपने नीयत अपनी साफ रखनी है, मंजिल आसान होगी। लालच नहीं करना, किसी को गिरा के ऊपर आने की कोशिश नहीं करनी, जो तुम्हारे नसीब का है वो अल्लाह तुम्हें देगा। तो वो बात को पल्ले बांधा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हैं।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे हुए। बिल्कुल सही। पहली बार जब आपको पेमेंट मिली वो एहसास कैसा था कि भाई मैं अब मैं कमाने वाला हो गया हूँ, कि मैं इस इंडस्ट्री में मेरी एक्सेप्टेंस हो गई है? हाँ जी, ऐसा ही बड़ा वो एक्साइटेड डेट था मेरे लिए, और वो मैंने सारे पैसे अपनी वालदा को जाके दिए। तो मेरी शुरू से ही आदत है, मैंने जो भी कमाया अपनी वालदा को जाके दिया, फिर उनसे मांगने के मुझे आप दे दें इतने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआएं, उस्तादों की दुआएं, तो यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो कमा रहे हैं माशाल्लाह, अब वालदा वो अपनी अब बच्चों की वालदा को देता हूँ। अच्छा, बच्चों की वालदा को मना के रखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मुश्किल है, काफी मुश्किल है। काफी मुश्किल है। जी जी, ऐसे आपकी बेगम आप पे कभी ऐसा हुआ है कि पूछें कि लेट क्यों आए, ये क्यों हुआ, वो क्यों? पहले स्टार्ट में जब मेरी शादी हुई थी 1-2 दफा उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पता इन्हें नहीं हटना, ਇਹਦਾ काम ही ऐसे। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हैं, बेटी आपकी यहाँ पे मौजूद है, एफएससी में पढ़ती हैं, क्या नाम है इनका? जी, अक्सा बाबर। अक्सा बाबर। अक्सा को मैं चाह रही थी जरा आ जाए, इतनी प्यारी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्लैप हो जाए अक्सा, आ जाओ जरा, आ जाए, कोई मसला नहीं, जल्दी से आए। खवातीन ये चूंकि कुछ ऐसे लम्हात हैं, कुछ ऐसी चीजें, माइक भी दीजिएगा ताकि अक्सा से जरा बात हो सके, इसलिए क्योंकि ये बड़ा कम ऐसा होता है। क्या हाल है अक्सा? ये माइक चल रहा है, ऑन है? हाउ आर यू? माशाल्लाह प्यारी बच्ची। ठीक है, ये पकड़े माइक। अच्छा जी, कैसा लग रहा है आके शो में? अच्छा लगता है। इधर आओ जरा, इधर लाइट हमारी अच्छी है, हम अच्छे लगे ना स्क्रीन पे, हमने लाइट पे नहीं। इतने बड़े आर्टिस्ट की तुम बेटी हो तो जोर से बोलो। अच्छा जी, आप इधर आओ। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी हो? जी, थोड़ा माइक में बोलो। अच्छा जी, सबसे बड़ी बेटी हो। अब्बू कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है आपको देख के ये अम्मी पे अपनी गई हैं। हाँ, ऐसा ही है ना? अबू कैसे हैं? गुस्से के तेज हैं कि नहीं? बहुत आइडियल फादर है। रियली? आइडियल से क्या मुराद है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। किस बात पे सपोर्टिव है? बेटियों को लेके बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कंपैरिजन नहीं करते बेटों और बेटियों का। अच्छा, आप बेटियों को ज़्यादा करते हैं। अम्मी से लड़ाई हुए तो मनाता कौन है? कैसे मनाते हैं? गा के, गुनगुना के? मामा के लिए चीजें लेके आते हैं, वाकई में पसंद है उनको, उनके लिए शॉपिंग करते हैं, खाने पीने की चीजें। बिल्कुल सही। शादी की डेट याद रहती है आपको? बर्थडे वगैरह, सालगिरह इनकी? मुझे सिर्फ अक्सा की बर्थडे याद है, बाकी तीनों बच्चों की नहीं रहती। अपनी बीवी की बर्थडे नहीं याद रहती, कोई खास? सिर्फ इसकी याद है। कोई खास वजह? ये मेरी बड़ी बेटी है और ये बड़े नसीब वाली, भागों वाली है। जब से मेरे घर में अल्लाह ने इसको अता किया तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुले। कहते हैं कि बेटियां बाई से रहमत होती हैं, तो ये रहमत बनती हैं। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू। एक क्लैप हो जाए जी अक्सा के लिए। थैंक यू। ये माइक पकड़िएगा। और इसी के साथ वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात, म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यही वो लम्हात हैं ज़िंदगी के, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। इन लम्हात को इंजॉय कीजिए अपनों के साथ। हम आपा का शुक्रिया अदा करते हुए, पन्ना जी थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया। अल्लाह ताला और जितने लोग हैं मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि कोई दुख ना हो, खुशी खुशी बिखरे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बब्बू भाई, थैंक यू। वेलकम। अब फाइनली डिसाइड हो गया। पूरे प्रोग्राम में मैं सोच रही थी इनको बोलना क्या है, बब्बू साहब बोलना है, बब्बू बोलना है, बब्बू भाई बोलना है। अब बब्बू भाई, आपने कहीं अब्बू नहीं बोल दिया। Thank you so much. और ये जीती रहो, खुश रहो। Thank you so much for having me. I hope you enjoyed. I loved it. चलो चलो, good. Thank you. वली, Thank you so much. सुंदर, हमेशा ही आप इनवाइट करती हैं और बहुत मजा आता है। Thank you so much. आप तो अपने हैं। Thank you so much. आप अमेरिका टूर के लिए जा रहे हैं? जी अमेरिका जा रहे हैं। अभी अमेरिका है, कनाडा टूर है हम लोगों का। अगस्त नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। आप सीजनल तीनों भाई आते हैं पाकिस्तान वापस, वरना ज्यादातर भाई एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है और अल्लाह की तरफ से ऐसे है कि पैर में जहाज बंधा हुआ है। हाँ, जैसे पाकिस्तान से लोग कहते हैं ना मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बाहर से कहते हैं मैं जरा पाकिस्तान जा रहा हूँ। माशाल्लाह। शेफ माजिब, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले बब्बू राना की आवाज़ में खूबसूरत लाइव परफॉर्मेंस आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में। जानिया वे हानिया
ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां, ओ बुझ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां, भुल गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, आवी जा ना सता वास्ता प्यार दा सोने आए रुतां मुड़ नहीं आनियां, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जाने खुदा मेरे माँ तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता तेरे बिन नहीं लगता मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता